हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड रियल स्टोरी इंस्पायर्ड हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है द गर्ल इन द सेलर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट लोरी को दिखाते हुए, जो अपने माँ रेबेका के साथ मिशिगन के एक छोटे से शहर में रहती थी। पढ़ाई में तो कुछ खास नहीं थी वो, लेकिन स्पोर्ट्स में अनबीटेबल थी। उसका सपना था नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करने का, जिसके लिए मेहनत भी बहुत करती थी वो। मगर वो कुछ भी कर ले, अपनी माँ को कभी खुश नहीं कर पाती थी लोरी। हर बात पे कुछ ना कुछ खामियां निकाल ही लेती थी वो। लोरी कुछ अच्छा करे तो सारे क्रेडिट्स खुद ले लेती थी, और कुछ गलती करे तो सारा दोष लोरी का। हर बात पे टोकती थी वो लोरी को। उसके हर छोटे बड़े डिसीजन में इंटरफेयर करती थी। फॉर एग्जाम्पल, वो चाहती थी लोरी स्पोर्ट्स कैटेगरी में स्कॉलरशिप जीते और स्टेट कॉलेज में एडमिशन ले, जबकि थोड़ा और बेटर करने पर उसे कैलिफोर्निया के किसी भी टॉप कॉलेज में चांस मिल सकता था। लोरी के कोच ने खुद उसे अश्योर किया था कि वो सारे अरेंजमेंट्स कर देंगे। लेकिन रेबेका को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो लोरी को अकेले कैलिफोर्निया भेजना जो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी लोरी उनके साथ इसी घर में रहे, ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। भले ही इससे लोरी कितना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिस कर दे, इससे रेबेका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब वो अपने बेटी को ग्रो करते हुए तो देखना चाहती थी वो सक्सेसफुल हो, लेकिन इतना नहीं कि वो उससे दूर चली जाए। एक दिन ट्रैक पर प्रैक्टिस के दौरान रेबेका नोटिस करती है एक लड़का उसके बेटे की तरफ देखकर इशारा कर रहा है, और लोरी भी रिस्पॉन्स कर रही है। अब इससे तो काफी नाराज हो जाती है रेबेका, क्योंकि उसके मुताबिक इस उम्र में डेटिंग करना पाप है। ऊपर से वो लड़का ऑस्टिन, वो एक ट्रेलर बॉय है, कोई फ्यूचर नहीं है उसका। तो लोरी क्या उसके चक्कर में अपनी फ्यूचर बर्बाद करेगी? उसके माँ के अरमान, जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वो सब कुछ बर्बाद कर देगी वो? ऑफ कोर्स नॉट। लोरी अपनी माँ को अश्योर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तो बस एक कैजुअल इंटरेक्शन था और कुछ नहीं। क्लियरली रेबेका सिर्फ डोमिनेटिंग ही नहीं, बल्कि कंट्रोल फ्रीक भी थी। हम बार बार उसे हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर कहते हुए सुन पाते हैं, ऐसे लोरी का अपना कोई वजूद ही नहीं है। इवन उसके उम्र में जो बाकी सारे बच्चे करते, वो सब कुछ भी करने का परमिशन नहीं था लोरी को। हर दिन हर जगह वो लोरी के साथ जाती थी, या तो उसे ड्रॉप करने या फिर उसके साथ रहने। इतने बड़े होने के बावजूद लोरी को ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगेन ऐसे रेबेका अपने बेटे पर कंट्रोल जो नहीं रख पाएगी। तो उसके भलाई के नाम पर लोरी को जितना हो सके अपने साथ बांध कर रखती थी रेबेका। खुद को एक प्राउड क्रिश्चियन बताती थी और एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव तरीके से अपने बेटी की परवरिश करती थी। ऑल्दो उनमें से कुछ रूल्स तो बहुत ही सफोकेटिंग था। ऐसे में एक दिन उसे पता चलता है लोरी और उसके स्पोर्ट्स टीम की कैप्टन नहीं रही। इसे सुनकर तो लिटरली झटका लगता है रेबेका को, लेकिन वो वेट करती है कि कब लोरी खुद आकर उसे बताएगी। मगर वो दिन कभी आता ही नहीं। तो एक दिन रेबेका खुद ही उसे कन्फेस करने के लिए कहती है। बहुत ही प्यार से उसे अश्योर करती है कि कुछ भी हो जाए लोरी उसे बता सकती है। आफ्टर ऑल वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंडशिप में कुछ भी छुपाते नहीं। अब लोरी इस क्यू को गलत समझ लेती है। उस कैप्टेंसी वाले बात को तो वो कब की भुला चुकी थी, क्योंकि उसके लिए अच्छा खेलना मैटर करता था, वो पोजीशन नहीं। ऊपर से उनके स्कूल में प्रॉम के अरेंजमेंट्स भी शुरू हो चुके थे, तो उसी की तैयारी में काफी बिजी हो चुकी थी वो। ऐसे में जब अचानक ही रेबेका उसे ये सवाल पूछती है, तो लोरी को लगता है वो ऑस्टिन के बारे में जानना चाहती है। इससे लोरी तो बहुत ही खुश हो जाती है, और सच में उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड समझकर अपने दिल की सारी बातें कह डालती है। पता चलता है सच में उनके बीच कुछ कुछ चल रहा है। वो लोग सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ऑस्टिन ने तो उसे प्रॉम के लिए भी पूछा है। अब ये बातें कहते समय लोरी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, आखिर उसकी फर्स्ट लव जो थी। लेकिन रेबेका को ये सब सहन नहीं होता। वो ऐसे छटपटा उठती है जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही घिनौना सुन लिया हो, और गुस्से में लोरी को ग्राउंडेड कर देती है। इधर लोरी तो कुछ समझ ही नहीं पाती, उसकी माँ ऐसे अजीब बिहेव क्यों करती है। उसे पता है उनके अपने पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे, बचपन में बहुत कुछ झेला पड़ा था उन्हें, कभी एक नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अपने बेटी के साथ भी वैसा ही करे। लोरी कोई रिबेलियस किड तो है नहीं। उसने बचपन से अपने माँ की हर बात मानी है, खुद से ज्यादा उनके डिसीजंस को प्रायोरिटी दी है। फिर भी उसकी माँ कभी उस पर भरोसा नहीं कर पाई, हमेशा ही उसे पुश करते रहे उन सपनों को पूरा करने के लिए जो लोरी के कभी थे ही नहीं।
हर वक्त एक ही बात थी उनके ज़ुबान पर कि लोरी को बहुत मुश्किल से कंसीव किया है उन्होंने, बहुत मुश्किल से पाला है। उसके डैड की मौत के बाद सब कुछ सिंगल हैंडेडली संभालना पड़ा है उसे। तो लोरी पर अगर किसी का हक है तो सिर्फ उसका, इवन उसके खुद का भी नहीं। अब ये तो नाइंसाफी हुई ना। लोरी अब बरी हो चुकी थी, उसे थोड़ा स्पेस तो चाहिए था, मगर ये सच्चाई रेबेका को कौन समझाए। लोरी उन्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, इसीलिए कभी कुछ कहती नहीं थी। बस मन ही मन प्रे करती रहती थी कि काश उसकी माँ भी बाकी माँ की तरह थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो, कभी तो उसे खुलकर जीने दे। सरप्राइजिंगली उसके प्रेयर्स काम भी आते हैं। प्रॉम से ठीक 2 दिन पहले रेबेका खुद उसे परमिशन देती है ऑस्टिन के साथ प्रॉम पर जाने के लिए, लेकिन एक शर्त पर। वो खुद भी उस पार्टी में मौजूद रहेगी उन पर नजर रखने के लिए, और लोरी को 11:30 बजे तक घर लौटना पड़ेगा। अब लोरी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वह खुशी खुशी राजी हो जाती है, जिस पर रेबेका उसे एक और सरप्राइज देती है, एक ड्रेस जो लोरी ने ही कभी चूज किया था। उसे पहनकर तो बहुत ही प्यारी दिख रही थी लोरी, लेकिन उस ड्रेस का नेक थोड़ा ज्यादा डीप था, जिसके कारण रेबेका थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लोरी समझती है इस बात को और खुद ही एडजस्ट कर लेती है। आफ्टरऑल उसकी माँ स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन उसके भलाई के लिए ही तो करती है सब कुछ। उसे यकीन था अपने माँ पर, उनके संस्कारों पर, लेकिन कुछ फीलिंग्स रोकने से भी नहीं रुकता, जैसे प्यार। उस रात ऑस्टिन का बर्थडे था। उसने एक छोटा सा पार्टी अरेंज किया था। लोरी का भी जाने का बहुत मन था, लेकिन इतने रात घर से निकलना मना था, इसलिए वो नहीं गई। वो लिटरली सो नहीं जा रही थी जब ऑस्टिन खुद आकर उसके खिड़की पर पत्थर मारता है। लोरी यूज्ड टू थी इससे, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी माँ को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगी, इसीलिए वो चुपचाप नीचे चली जाती है ऑस्टिन को मनाकर वापस भेजने के लिए। लेकिन उल्टा ऑस्टिन उसे मना लेता है उसके साथ जाने के लिए, बस 1 घंटे के लिए। दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं, एक साथ कुछ वक्त बिताते हैं और फिर लोरी वापस आ जाती है। उसे लगा था उसके माँ को कुछ पता ही नहीं चला होगा, लेकिन घर में घुसते ही रेबेका उसे पकड़ लेती है और बहुत डांटती है। उसे डर था उसकी बेटी कहीं अपनी वर्जिनिटी लूज न कर बैठे, कहीं प्रेग्नेंट ना हो पड़े, स्पेशली उस लड़के के बच्चे की। बहुत उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाती है वो लोरी को, और उससे उसका फोन भी छीन लेती है। लोरी की एक नहीं सुनती वो। ऊपर से जब देर रात लोरी के फोन पर उसे ऑस्टिन का मैसेज दिखता है कि वो लोग प्रॉम के बाद कहीं स्पेशल जाने वाले हैं, तब तो गुस्से में पागल हो जाती है रेबेका। साथ में वहां पर कैलिफोर्निया जाने वाली बात की जिक्र भी थी, जिससे रेबेका को लगता है जरूर लोरी उसे छोड़कर उस लड़के के साथ सेटल होने की प्लान कर रही है, तभी तो कैलिफोर्निया के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतनी सिफारिश कर रही थी वो। हालांकि ये उसका बस एक गेस था, मगर रेबेका इस बिट्रेयल को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे एक अजीब कांड कर बैठती है वो। लोरी को प्रैक्टिस के लिए जाने नहीं देती, ना ही स्कूल भेजती है। इंस्टेड उसे लेकर मेन सिटी से दूर एक सुनसान इलाके में जा पहुंचती है वो। वहां पर एक टूटा फूटा आधा जला हुआ घर भी था। पता चलता है ये रेबेका के पेरेंट्स का घर था, यहीं पर उसका बचपन बीता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसी घर में उसके पेरेंट्स की मौत भी हुई थी जलकर। उस एक्सीडेंट के बाद रेबेका फिर कभी यहाँ नहीं आई अंटिल टुडे। वो भी किस लिए? उनका फॉल आउट शेल्टर क्लीन करने के लिए। लोरी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि भला एक ऐसे फालतू कारण की वजह से उसके माँ ने उसका प्रैक्टिस क्यों कैंसिल किया। ऐसा नहीं है कि वो लोग घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं या कोई इमरजेंसी आ पड़ी है, तो भला इतनी जल्दी किस बात की? इस सवाल का जवाब उसे मिलता है कुछ मिनट बाद, जब रेबेका का असली इंटेंशन सामने आता है। वो लोरी को इस बंकर टाइप सेलर में कैद रखना चाहती थी, वो भी प्रॉम खत्म होने तक, मतलब पूरे 2 दिनों के लिए। रेबेका ने सारी प्रिपरेशंस कर ली थी। इस बंकर में ऑलरेडी एक इनबिल्ट टॉयलेट है और कुछ खाने का सामान और पानी रेबेका साथ ही लेकर आई थी। वो उस बैग को नीचे रख देती है और खुद ऊपर जाके बाहर से हैच को लॉक कर देती है। लोरी कितनी ही चीखे चिल्लाए, दरवाजा पीटे, लेकिन रेबेका टस से मस नहीं होती। उस पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। ये लोरी की पनिशमेंट थी उसे डिसोबे करने की। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की? हम देखते हैं उस सेलर में एक कैमरा भी है, जिसके जरिए रेबेका उसे देख पा रही थी, साथ में उससे बातें भी कर पा रही थी, लेकिन सिर्फ जब रेबेका की मर्जी हो। तो लोरी की तरफ से कोई भी जरिया नहीं था अपने माँ से कांटेक्ट करने का। उधर उसी रात एक और कांड होता है। हर रोज की तरह ऑस्टिन आता है लोरी से मिलने, उसके खिड़की पर नॉक करने लगता है।
लेकिन इससे रिबेका अलर्ट हो जाती है और उसे देखकर ऑस्टिन भाग जाता है। नेक्स्ट डे प्रॉम था। सुबह से लोरी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था ऑस्टिन, तो ऑब्वियसली थोड़ा परेशान था वो। पार्टी में पहुंचकर उसे लोरी के एक दोस्त से पता चलता है रेबेका ने सबको बताया है कि लोरी बीमार है, तो वो आज आ नहीं पाएगी। लेकिन इससे उसका फोन क्यों ऑफ रहेगा? इधर ऑस्टिन जब यही सोच रहा था, ठीक तभी उसे सामने रेड ड्रेस में कोई दिखता है जो उसे लगता है लोरी होगी। तो वो उससे बात करने जाता है, मगर उस शख्स के मुड़ने पर हमें पता चलता है ये तो रेबेका है। उसने लोरी की ड्रेस पहनी थी और जिस डीप नेक कट के लिए वो अनकंफर्टेबल थी, आज उसे बहुत ही कंफर्टेबली फ्लॉन्ट कर रही थी वो। ऑनेस्टली इतने सारे यंग लड़कियों के बीच उनका उस ड्रेस में वहां होना थोड़ा अजीब लग रहा था। सभी उसे घूर रहे थे, बट आई गेस उसे वही पसंद आ रहा था। उधर उससे बात करके जब ऑस्टिन कंफर्म्ड हो जाता है कि लोरी सच में बीमार है, तो वो उससे मिलने उसके घर चला जाता है। उसे लगा था लोरी घर में अकेली होगी, तो वो गैराज के रास्ते डायरेक्टली उसके कमरे तक चला जाता है, मगर वहां उसे कोई नहीं दिखता। बाद में वो पूरा घर भी चेक करता है, लेकिन लोरी उसे कहीं नहीं मिलती। अब इस पॉइंट पर काफी डर जाता है वो। उसे लगता है लोरी का जरूर किसी ने किडनैप कर लिया है, नहीं तो अगर रेबेका के निकलने तक वो अपने कमरे में ही थी, तो 1 घंटे के अंदर वो और कहाँ जा सकती है। ऑस्टिन उसी वक्त पुलिस को कॉल कर देता है, जिससे डिटेक्टिव लॉरेंस उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाती है। पहला ऑस्टिन फिर रिबेका, दोनों को ही बारी बारी इंटेरोगेट करती है वो। रिबेका तो डायरेक्टली सारा दोष ऑस्टिन पर डाल देती है। ऑफिसर के सामने ऐसा नाटक करती है जैसे उसकी बेटी सच में किडनैप्ड हुई है और उसके पीछे ऑस्टिन का हाथ है। उसे कल्प्रिट दिखाने की हर पॉसिबल कोशिश करती है रिबेका। ऐसे ही देखते देखते 3 दिन बीत जाता है। पुलिस की तरफ से एक प्रेस मीटिंग बुलाई जाती है, जहां रेबेका रो रो कर खुद को सबके नजरों में महान बना देती है। सभी उसे एम्पैथाइज कर पा रहे थे, उसे भर भर कर लव एंड सपोर्ट मिल रहा था। किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी हिपोक्रेट है और शायद पागल भी। एट द सेम टाइम उधर सेलर में हम लोरी को देखते हैं भूख और प्यास में तड़पते हुए। उसके माँ ने तो बस 2 दिन का ही खाना और पानी दिया था, जबकि ऑलरेडी 5 दिन बीत चुके थे। बेचारी उस अंधेरे सेलर में बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर रही थी। रो रो कर उसका हाल बेहाल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके माँ का दिल नहीं पिघलता। इनफैक्ट अभी पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बाद तो रेबेका उसे बाहर निकालने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। आखिर क्या बताएगी वो सबको। वो नेक्स्ट डे जाकर लोरी के लिए और कुछ खाना और पानी देकर आती है, लेकिन उससे बात तक नहीं करती। उसे लग रहा था जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इससे लोरी का कैरेक्टर बिल्ड होगा, वो खुद को कंट्रोल करना सीखेगी। और वैसे भी ये सब तो लोरी ने खुद ही इनवाइट किया है अपने लिए, इसमें उनकी क्या गलती। एक तरफ पूरे शहर में जैसे जोरों शोर से लोरी का मिसिंग पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था। सर्च पार्टीज अरेंज की जा रही थी, जिसमें से कुछ तो रेबेका खुद ही ऑर्गेनाइज करती है। इससे लोरी के सारे फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स और ऑस्टिन सभी की सिंपैथी मिलती है रेबेका को। ऊपर से प्रेस अटेंशन भी मिलता है। दिन रात उसके घर के बाहर से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिससे वो खुद को काइंड ऑफ सेलिब्रिटी फील करने लगी थी। वो एंजॉय करने लगी थी ये सब। उसका फेवरेट काम था फैंसी कपड़े पहनकर कैमरा के सामने जाकर भाषण देना, झूठ मूठ का आंसू बहाना। उसके लिए लिटरली प्रिपेयर करती थी वो खुद को। कपड़े, मेकअप, घर से निकलने से पहले सब कुछ ऑन पॉइंट रखती थी। अपने कपड़ों से ज्यादा अब उसे अपने बेटी के कपड़े पसंद आने लगे थे। मे बी उसके ड्रेसेस पहनकर खुद को और यंग दिखाने की कोशिश करती थी वो कैमरा के सामने, ताकि उसे ज्यादा अटेंशन मिल सके। और एग्जैक्टली होता भी यही। टीवी पर खुद को देखकर उसकी खुशी तो हद पार कर चुकी थी। सभी उसे मैसेज कर रहे थे कि वो कितनी ब्रेव है, कितनी स्ट्रांग है, ऐसे समय में कितनी एलिगेंटली सब कुछ संभाल रही है। उसके फ्रेंड्स उसे मैसेज कर रहे थे कि आज उसे उस न्यूज में देखा, कल उस न्यूज में। हर तरफ जैसे उसका एक क्रेज फैल चुका था, हर तरफ उसी की बातें चल रही थी। इस प्रोसेस में एक और चेंज होता है। ऑस्टिन के साथ रेबेका का इंटरेक्शन नॉर्मल होने लगता है, मतलब उनके बीच वो ऑकवर्ड हेजिटेशन और नहीं था। ऑस्टिन तो वैसे ही हर सर्च पार्टी में शामिल होता था, अब वो रेबेका के साथ न्यूज पे भी आने लगा था। उसे लग रहा था पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही, तभी तो आज तक एक भी क्लू पकड़ में नहीं आया उनका। तो रेबेका भी बहुत ही कन्वीनियंटली सारा दोष पुलिस पर ही डाल देती है, जिससे कम्युनिटी के लोगों से उसे और सिंपैथी मिल सके। ऐसे ही देखते देखते पूरा 1 महीना बीत जाता है। उधर सेलर में लोरी के पास अब खाने के नाम पे बस पानी ही बचा था, वो भी बहुत ही कम। बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी आखिर उसकी माँ उसके साथ ऐसा कर क्यों रही है, किस बात की सजा दे रही है वो उसे।
हर 2-3 दिन में एक बार रेबेका कैमरा ऑन करके उसे देख लेती थी, लेकिन लोरी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता था उसके पास। इसीलिए उससे कोई बात नहीं करती थी रेबेका। देखते देखते और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो लोरी के पोस्टर्स भी पीले पड़ चुके थे। रेबेका ऑस्टिन के साथ मिलकर रेगुलरली उन्हें चेंज करती रहती थी ताकि लोगों के मन में लोरी की याद ताज़ा रहे और उसके जरिए उसका रेलेवेंस भी बरकरार रहे। इसी बीच एक दिन डिटेक्टिव लॉरेंस कॉल करती है उसे और बताती है इस केस पर उन लोगों ने इनफ फंड खर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें एक भी लीड नहीं मिली। इसलिए जब तक नया कुछ पता ना चल जाए उन्हें मजबूरन इस केस को बंद रखना होगा। अब ये रेबेका के लिए एक तसल्ली की बात थी। फाइनली वो टेंशन फ्री हो चुकी थी। अब जब कोई एक्टिव सर्च नहीं चल रहा, इसका मतलब अभी लोरी को बाहर निकालने का सेफ टाइम होगा। लेकिन उसके लिए एक थॉरो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की जरूरत थी, जिसके लिए रेबेका कुछ दिन बाद ही उस अबंडेंट प्लेस में जा पहुंचती है और एक बकेट की मदद से एक कागज और पेन भेज देती है सेलर के अंदर। फिर लोरी से कहती है कि वो उसे बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए लोरी को एक चिट्ठी लिखनी होगी जिस पर वो कन्फेस करेगी कि वो कैलिफोर्निया भाग गई थी। इतने दिनों से वहीं पर थी वो, लेकिन अभी वो घर लौटने के लिए तैयार है और कभी भी वापस आ सकती है। लेकिन अगर लोरी ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी या उसे चकमा देकर बाहर आने की कोशिश करी तो उसके निकलने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसे बस कागज और पेन उठाना है, चिट्ठी लिखनी है और उस बकेट में डाल के कमरे के दूसरे कोने में जाकर बैठना है। लोरी एग्जैक्टली ऐसा ही करती है और रेबेका उस लेटर को लेकर सेलर का दरवाजा फिर से बंद कर देती है। कोई बातचीत नहीं, कोई कंफर्टिंग वर्ड्स नहीं। इस पूरे प्रोसेस में वो लोरी को इतना धमका रही थी कि लग रहा था वो उसकी अपनी बेटी नहीं, कोई टेररिस्ट हो। असल में रेबेका को पता था लोरी के मन में उसके खिलाफ कितनी नफरत जमा हो चुकी है, उसी से डर रही थी वो। लेकिन जो भी हो, इस बार लोरी का निकलना तैयार था। मन ही मन डिसाइड कर लिया था रेबेका ने, उसे बस अब इस चिट्ठी को सबके सामने लाना था। पर कैसे? रेबेका जब यही सोच रही थी तो अचानक एक सुबह उसके घर आती है उसके एक दोस्त, हाथ में एक दूसरा लेटर लेकर। वो बताती है गवर्नमेंट की तरफ से उसे एक शो पर इनवाइट किया गया है, यानी कि रेबेका को, जहां वो शहर के मेयर से मिल पाएगी और उनके साथ मिसिंग बच्चों को लेकर डिस्कस कर पाएगी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा। अब इस खबर को सुनकर तो रेबेका मन ही मन लिटरली उछलने लगती है। उसका एक ऑफिशियल इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा, वो भी मेयर के साथ। ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो तुरंत उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और लोरी के लेटर को तोड़ मरोड़ के फेंक देती है। उसकी बेटी और कुछ दिनों तक इंतजार कर सकती है, लेकिन उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रेबेका ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये केस उसे इतना कुछ दिला सकता है, इतना फेम, इतना अटेंशन उसे तो लाइफ में कभी मिला नहीं था। इसका मतलब उसने जो भी किया है, वो जो भी कर रही है, वो सब कुछ सही है, वो सही रास्ते पर है। मन ही मन उसे अपने ऊपर गर्व होने लगा था, साथ में अपने काम पर फख्र भी। इससे होता ये कि अगले दिन जाकर वो लोरी को एक और बैग खाना और पानी दे आती है, साथ में ब्लैंकेट भी। इससे लोरी क्लियरली समझ जाती है कि उसके माँ का कोई प्लान नहीं है उसे बाहर निकालने की। मगर वो और चीखती चिल्लाती नहीं, थक चुकी थी वो रोते रोते। उसके अंदर अब ताकत ही नहीं बची थी। और रेबेका, वो तो जैसे उसे देखकर भी अनदेखा कर रही थी। नजर तो रख रही थी उस पर, लेकिन उसके नजरों से नजर मिलाने से हिचकिचा रही थी। इसके ठीक 2 दिन बाद अचानक एक हादसा होता है। ऑस्टिन आता है उसके यार्ड को क्लीन करने। ये बस उसका एक तरीका था लोरी के यादों के करीब रहने का। मगर रेबेका उसका पूरा फायदा उठाती है। अपने बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ एक अफेयर स्टार्ट कर देती है वो। भले पहले वो ऑस्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मेनली बिकॉज उसके नजरों में ऑस्टिन लोरी के करियर और उनके एक बेहतर जिंदगी के रास्ते में एक रुकावट था। उसे लगता था ये लड़का उसके बेटी को उससे दूर कर देगी, मगर अभी ये और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इनिशियली ऑस्टिन भी उससे दूर भागता था क्योंकि वो डरता था रेबेका से। लेकिन अभी दोनों के बीच एक म्यूचुअल अट्रैक्शन ग्रो करने लगा था। रेबेका की हंसी, उसके कुछ जेस्चर्स बिल्कुल लोरी की तरह थे, तो उसके पास रहकर उससे बात करके ऑस्टिन को काइंड ऑफ कंफर्टेबल फील होता था और रेबेका भी उसका अटेंशन इक्वली एंजॉय करती थी। इन अ वे उसे जैसे एक नया जीवन ही मिल चुका था, नई खुशी, नया पर्पस मिल चुका था। लोग तो अब उसे अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। मिसिंग बच्चों के नाम पर एक फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी ओपन किया था उसने, जिससे मिले पैसों से वो डोनेट भी करती थी। लेकिन उसकी अपनी बेटी, वो जो उस कूड़ेदान में सड़ रही थी,
उसके बारे में तो जैसे दिन पे दिन और इग्नोरेंट होती जा रही थी रेबेका। एक दिन लोरी उससे बहुत मिन्नतें करती उसे वहां से ले जाने के लिए। ऑलरेडी 3 महीने बीत चुके थे। ऐसे और कब तक जी पाएगी वो? बार बार हाथ जोड़कर अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर रेबेका को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर पड़ता है लेकिन उसके इस न्यू लाइफ के सामने ये गिल्ट कुछ भी नहीं था। लोरी उसे मना नहीं पाती और ऐसे ही और कुछ दिन गुजर जाते हैं। लोरी का खाना ऑलरेडी खत्म हो चुका था, पानी भी। एक्चुअली इस 3 महीने में ऐसा कई बार हो चुका था कि उसे लगातार 3 दिन तक भूखे पेट ही सोना पड़ा था। मगर इसी बीच उसे एक चीज मिलती है उस सेलर में, जिससे वो अपने माँ की साइकोलॉजी थोड़ी बहुत समझ पाती है। वो जिस बेंच पर सोती थी उसके ठीक नीचे एक छोटा सा ट्रंक था और उसके अंदर थी 2 डायरी उसके माँ की। उसे पढ़कर लोरी समझ पाती है उसके नाना नानी भी उसके माँ को यहीं पर कैद रखते थे, हफ्ते महीनों तक, बहुत ही छोटी छोटी बात पर। कभी उसने होमवर्क नहीं करी तो कभी उसके किसी काम में गलती हुई तो इवन उनके टीनेज में तो उसके घर से भाग जाने के डर से भी उसे यहाँ कैद रखा गया था। ठीक उसी की तरह तरसती थी वो उसकी अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, खुला आसमान देखने के लिए। भूखे पेट उसे भी सोना पड़ता था। मगर ये कोई पनिशमेंट का तरीका तो नहीं हो सकता ना। ये सब तो साइकोलॉजिकल अब्यूज है। उसके नाना नानी मेंटली बीमार थे और शायद उसकी माँ भी। रेबेका से बात करके और उसके गिल्टलेस सफाई को सुनकर तो लोरी को यही लगने लगा था, जिस दर्द को उसने भुगता है अभी वो वही दर्द अपनी बेटी को दे रही थी, उसी नरक में धकल रही थी उसे। तो क्या लोरी कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी? इस पॉइंट पे लोरी को लिटरली डर लगने लगा था। वो ना बहस से जीत पा रही थी और ना ही उसके आंसू काम आ रहे थे। रेबेका पर तो जैसे मसीहा बनने का भूत सवार था। लोग उसे चिट्ठी लिखते थे, अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उससे सलाह मांगते थे। जो माएँ सच में अपने बच्चों को खो दिया है वो उससे एडवाइस मांगते थे कि वो कैसे इतना सब कुछ सहकर भी इतनी स्ट्रांग रह पा रही है। लोग तो उसे एज ए थेरेपिस्ट ट्रीट करने लगे थे, एग्जैक्टली ऑस्टिन की तरह। रेबेका को ये सब बहुत ही पसंद आने लगा था। उसके कम्युनिटी में लोग उसे जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। उसके नाम का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। लोरी की कुर्बानी इस सब के सामने बहुत छोटी लग रही थी उसे। और वैसे भी लोरी उसकी अपनी बेटी है, उसके जिंदगी पर इतना हक तो है रेबेका को। बहुत किया है उसने लोरी के लिए, अब उसे भी तो अपने तरीके से जीने का हक है। मतलब अपनी बेटी को जन्म देने की कीमत उसूल रही थी रेबेका। एक माँ होकर ना जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही थी अपनी बेटी से। उसे लग रहा था किसी को कुछ पता नहीं चल रहा तो और कुछ दिन इस नाटक को कंटिन्यू करने में क्या ही बुराई है। मगर उसे पता नहीं था कि कोई है जो ये सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही है। डिटेक्टिव लॉरेंस। ऑफिशियली तो ये केस बंद कर दिया गया था, लेकिन उसने खुद क्विट नहीं करी थी। उसे समझ आ रहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो मिस कर रही है वो। लेकिन वो क्या, वही वो समझ नहीं पा रही थी। आफ्टर ऑल वुलर की हवा में तो गायब नहीं हो सकती ना। किसी ने उसे घर से निकलते हुए नहीं देखा, रास्ते पर नहीं देखा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑफिसर लॉरेंस को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो एक लूप में फंस चुकी हो, बार बार घूम फिर कर बस उसी पॉइंट पे वापस आ रही थी वो। थैंकफुली लोरी के गायब होने के ऑलमोस्ट 4 महीने बाद फाइनली उसे एक लीड मिलता है, वो भी ऑस्टिन से। एक्चुअली एक दिन जब सुबह रेबेका अपने लैपटॉप पर लोरी के फुटेजेस चेक कर रही थी, ठीक तभी उसे जलने की बू आती है। वो भागकर किचन में जाती है तो पता चलता है उसका डिनर तो जल चुका है। तो नया डिनर बनाने में बिजी हो जाती है वो, और इस चक्कर में भूल ही जाती है कि उसने लैपटॉप का स्क्रीन ओपन छोड़ दिया है। ठीक तभी ऑस्टिन उसके बाथरूम का सिंक रिपेयर करने ऊपर जाता है और उसे किसी के खांसने की आवाज आती है। जब वो ध्यान से सुनता है तो पता चलता है ये आवाज तो लैपटॉप से आ रही है। पहले उसे लगता है ये शायद कोई वीडियो होगा, मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है ये कोई वीडियो नहीं बल्कि लाइव फुटेज है, कोई सिक्योरिटी फुटेज जैसा, वो भी लोरी की। उसे रियलाइज होता है लोरी किसी बंकर टाइप जगह में कैद है और उसके चारों तरफ वही कैंपिंग फूड पैकेट्स है जो उसने रेबेका के किचन में देखा था। उसने रेबेका से पूछा भी था कि उसने इतने सारे कैंपिंग फूड पैकेट्स क्यों खरीदी। तब रेबेका ने कहा था कि कुछ साल पहले उसने और लोरी ने कहीं कैंपिंग पर जाने की प्लानिंग करी थी, इसीलिए इन्हें खरीदा था। अब तब तो ऑस्टिन को ये बातें नॉर्मल लगी थी, लेकिन अभी लोरी को इस हालत में देखकर और वहां इन फूड पैकेट्स को देखकर उसे असली वजह समझ आ रहा था। वो और देर नहीं करता, उसी दिन ऑफिसर से मिलकर सब कुछ इन डिटेल्स उन्हें बताता है। लेकिन अपने इस बात को प्रूव करने के लिए उसे कुछ एविडेंस भी प्रोवाइड करना था, कोई ऐसी चीज जिससे पुलिस रेबेका को कस्टडी में ले सके।
लेकिन उस प्रूफ को सॉलिड होना चाहिए, नहीं तो अगर एक बार रेबेका अलर्ट हो जाए तो वो लोग हमेशा हमेशा के लिए लोरी को खो सकते थे। इसीलिए ऑफिसर लॉरेंस ऑस्टिन से कहते हैं उस घर में वापस जाने के लिए और रेबेका के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने के लिए। ऑस्टिन ऐसा ही करता है, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं था। रेबेका बहुत ही चालाक थी और किसी पर भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं करती थी। उस दिन लैपटॉप स्क्रीन के ओपन रह जाने के बाद वो तो और भी चौंकाना हो चुकी थी। हाँ, उसे पता नहीं था कि ऑस्टिन ने वो फुटेजेस देख लिया है, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ चुका था। इसीलिए वो एक डिसीजन लेती है अपने लाइफ के प्रीवियस चैप्टर को परमानेंटली क्लोज करने का। वो उसी दिन लोरी से मिलने जाती है, नहीं उसे खाना देने नहीं, बल्कि उसे अपने डिसीजंस के बारे में बताने। हम देखते हैं बेचारी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, 2 दिन से भूखी है वो, बात करने तक की ताकत नहीं बची उसमें। लेकिन अपने बेटी को उस हालत में देखकर भी रेबेका को उस पर दया नहीं आता। उल्टा बहुत ही ब्लंटली वो उसे गुड बाय कह देती है, उसके मुंह पर कह देती है कि उसका वापस आना इम्पॉसिबल है। रेबेका अभी लाइफ के जिस मोड़ पे खड़ी है, यहाँ से वो पीछे नहीं हट सकती और ना ही कोई एडजस्टमेंट करना चाहती है। अभी तो उसे बस अपने इस न्यू लाइफ को जीना है खुलकर, और इसके लिए लोरी का मरना बहुत जरूरी है। वो ऐसे हर हफ्ते यहाँ नहीं आ सकती, इट्स टू डेंजरस। इतना कहकर वो सेलर के दरवाजे को सील कर देती है हमेशा हमेशा के लिए, और ऊपर सूखे लकड़ियों से कवर भी कर देती है, जिससे किसी को कभी पता ही ना चले कि यहाँ कोई दरवाजा भी है। उधर अपनी माँ की बातें सुनकर लोरी को तो लिटरली पैनिक अटैक आने लगा था। ऑलरेडी वो बहुत ही ज्यादा वीक पड़ चुकी थी, ऊपर से जब सारे होप ही खत्म हो जाते, इंसान जिंदा कैसे रहे। मगर लोरी तब भी जिंदा थी, जिसका मतलब उसे भूख भी लग रही थी। तो वो सेलर के अंदर पुराने जार्स और बॉक्सेस में पागलों की तरह खाना ढूंढने लगती है। वैसे वहां थी तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ सड़ चुके थे, बदबू आ रही थी, उनमें से कुछ भी खाने लायक नहीं था। तो बेचारी को मजबूरन पानी का आखिरी घूंट पीकर ही पेट भरना पड़ता है। दिन और समय का तो उसे कोई होश नहीं था, वो बस प्रे कर सकती थी, जो वो कर रही थी। दूसरी तरफ ऑफिसर लॉरेंस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उसे लोकेट करने की। ऑस्टिन इसमें उसकी बड़ी मदद करता है। वो कैंपिंग फूड का एक पैकेट और उसका बिल ढूंढ निकालता है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड था कि रेबेका ने बस कुछ महीने पहले ही ये पैकेट्स खरीदी है, 2 साल पहले नहीं, और वो भी 30 बॉक्सेस, मतलब मोर देन 360 पैकेट्स। घर में तो सिर्फ कुछ पैकेट से पड़े हैं, बाकी पैकेट्स कहाँ गए। और तो और ऑस्टिन से फिर से बातचीत करने पर ऑफिसर को एहसास होता है लोरी असल में उसके बर्थडे के नेक्स्ट दिन से गायब है। प्रॉम नाइट या उससे पहले वाले दिन पर सिर्फ रेबेका ने ही उसे देखने का दावा किया है, किसी और ने नहीं। इस सबूत के दम पर वो लोग उसी दिन रेबेका को अरेस्ट करते हैं, फिर से पूछताछ करने के लिए। उसके कार्ड्स हिस्ट्री चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है लोरी के गायब होने के सेम डे पर उसने एक नैनी कैम खरीदा था, पर क्लाउड से उसके सारे फुटेजेस डिलीट कर दिए गए हैं और उन्हें फिर से रिकवर करने पे काफी वक्त लग जाएगा, जो कि पुलिस के पास था नहीं। लेकिन उसके अलावा उन्हें यह भी पता नहीं चल सकता था कि वो सिग्नल एक्चुअल में कहां से आ रहे थे। ऐसे में ऑफिसर लॉरेंस का एक लौता सहारा था रेबेका खुद, उसकी कन्फेशन। तो लॉरेंस उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मर्डर चार्जेस इम्प्रिजनमेंट के चार्जेस से कई गुना लंबा होता है। अगर वो अभी सरेंडर करते और उन्हें बता दे कि लोरी कहाँ है तो उसकी सजा कम हो सकती है। लेकिन रेबेका को कन्विंस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उल्टा वो अपने लाइफ की दुख भरी दास्तां सुनाने लगती है, खुद को ऐसा विक्टिम प्रेजेंट करने के लिए। कहती है उसके लाइफ में हमेशा ही सभी उसे छोड़कर चले जाते, पहले उसके पेरेंट्स और फिर उसके पति। सबसे बदकिस्मत तो वो है। उससे बात करके अचानक ही उसका मैरिज सर्टिफिकेट चेक करने का ख्याल आता है ऑफिसर लॉरेंस को, और उसे पढ़ते ही उसे एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अभी तक उन्हें इस रेबेका के बारे में ज्यादा डिटेल्स क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस रेबेका का असली नाम रेबेका वेस्ट है ही नहीं, रेबेका जॉनसन है, और उस नाम के साथ उसका एक डार्क हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। पता चलता है उसके पेरेंट्स की जिस हादसे में जलकर मौत हो गई थी, उस हादसे से रेबेका को एक खरोच तक नहीं आई थी, क्योंकि वो उस सेलर में थी। पुलिस को वहां छानबीन करते हुए ये शक तो हुआ था कि वो हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। उन्हें शक था कि 19 साल की रेबेका ने ही घर में आग लगाई थी और फिर सेलर में जाके छुप गई ताकि किसी को शक ना हो पाए। मगर उस केस में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए वो केस बंद पड़ गया। फिर रेबेका ने लोरी के पिता से शादी कर ली और स्टीवन को पीछे छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए, साथ में अपना मेडन नेम भी। उस रिपोर्ट को पढ़कर लॉरेंस समझ जाती है वो सेलर अभी भी मौजूद है और ऑस्टिन के दिए गए डिस्क्रिप्शन से मैच भी कर रहा है।
तो वो एक चांस लेती है और उसी दिन उस घर में जाकर उस सेलर को ढूंढ निकालती है, जिससे फाइनली पूरे 5 महीने बाद लोरी को उस सेलर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। लेकिन वो ऑलरेडी अधमरी हो चुकी थी। शरीर के नाम पे सिर्फ कंकाल ही बचा था उसका। बाहर की दुनिया से एडजस्ट करने में उसे पूरे 1 महीने लग जाते हैं। शरीर तो फिर भी हील करने लगा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग, उस पे जो घाव लगा था उसे भरने में तो शायद पूरी जिंदगी ही निकल जाती उसकी। लेकिन इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी लोरी हार नहीं मानती। वो एक प्रेस मीटिंग में शामिल होती है और सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करती है। साथ में ये भी अश्योर करती है कि वो अपनी माँ की तरह वीक नहीं है। अपने बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं करेगी वो। ये साइकिल यही एंड होता है। एट द एंडिंग सीन हमें पता चलता है रेबेका वेस्ट को अपने बेटी के प्रति किए गए फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। साथ ही साथ उसके पेरेंट्स के मर्डर केस को रीओपन भी किया जाता है, ताकि प्रूफ हो सके कि उस केस में भी रेबेका ही जिम्मेदार थी। लेकिन इतना सब करके भी रेबेका के मन में कोई रिग्रेट नहीं था। उसे तब भी लग रहा था कि वो एक ट्रू क्रिश्चियन है और उसने जो भी किया है वो सब राइचुअस है। मे बी जेल में कुछ साल बिताने पर उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। भले ही इसे रियल स्टोरी इंस्पायर्ड कहा गया है, लेकिन इसका सोर्स मल्टीपल केसेस है। साथ में थोड़ा इमेजिनेशन भी ऐड किया गया है। अब जो भी हो, हम तो बस यही प्रे कर सकते हैं कि भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे। हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स ही सबसे बड़ी सेफ स्पेस होते हैं। अगर वो ही ना रहे तो और बचता ही क्या है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।